नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। बच्चे अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की और मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही थी लास्ट क्लास में। आज अपन बात करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र के वहाँ तक जहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था उससे आगे की बात करेंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा करी थी, ताल, थल्ली, रंटाट वगैरह, प्लाया, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। और वहाँ पर अपन ने देखा था मरुस्थलीय क्षेत्र में जल को इकट्ठा करने की विधियों के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। तो हो सकता है आपके समझ में आया होगा, ठीक है, और आया ही होगा, ठीक है बच्चे। तो आज अपन बात करेंगे, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मीठा जल होता है वो नहीं होता। मीठा पानी भी अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में चला जाता है तो खारा हो जाता है। आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकांश जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी झीलें हैं, ये खारी होती है। तो इनके खारे होने के क्या कारण है कि खारापन कहाँ से आता है इसके अंदर। जैसे अगर बात करूँ लूणी नदी की, तो बाड़मेर बालोतरा के बाद में वो खारी हो जाती है, यानी कि आधी मीठी और आधी खारी नदी है वो, ठीक है। तो यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करती है तो नदियां क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। तो क्या कारण है इनका, ये चर्चा अपन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैं आज एक चीज़ यहाँ पर टॉपिक डाल रहा हूँ, थार के मरुस्थल में मीठा पानी भी खारा क्यों हो जाता है या फिर क्यों पाया जाता है। थार के मरुस्थल में मीठा जल, थार के मरुस्थल में मीठा जल मीठा जल भी खारा क्यों हो जाता है, ठीक है, क्यों हो जाता है। देखो ये खारा जो है, खारापन या फिर ये जो लवण है, ये लवण या फिर ये जो लूण है, ये लूण कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ये लवण, लूण या फिर खारापन कहाँ से आता है, ठीक है बच्चे। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बात करेंगे अपन। तो पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं वो खारी क्यों हो जाती है। यहाँ पर झीलें हैं, उनके अंदर ये लवण कहाँ से आ जाता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखो, अगर मैं बात करूं भूगर्भ की, इधर समझ लेते हैं। ये भूगर्भ है बच्चे, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या है, भूगर्भ है। ये जो भूगर्भ है, इस भूगर्भ में एक चट्टान पाई जाती है और उस चट्टान का नाम है माइकासिस्ट चट्टान। कौन सी चट्टान है बच्चे, माइकासिस्ट चट्टान। ये माइकासिस्ट जो चट्टान है बच्चे, ये माइकासिस्ट चट्टान बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। बहुत सारे तत्वों में जैसे मैग्नीज है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम है, ब्रोमियम है, कैल्शियम है। जैसे मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीशियम, एक है पोटेशियम, ठीक है, ब्रोमियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या है, तत्व पाए जाते हैं, रासायनिक तत्व। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ब्रोमियम व कैल्शियम, ये सारे के सारे तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर कोई नदी है, जैसे कोई नदी है, अब इस नदी का जल, यहाँ पर तो पानी मीठा है, जैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्र में ये नदी पहुँचती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में नदी पहुँचेगी
और इस नदी का ये जल है, तो ये नदी का ये जो जल है, ये जल भूमि के अंदर भी जाएगा, भूमि के अंदर जा रहा है, और भूमि के अंदर जैसे ये जल जाएगा तो ये माइकासिस्ट जो चट्टान है, इस माइकासिस्ट चट्टान पर ये जल जाएगा। ये जो जल है यानी कि जो H2O है, ये H2O किस में जाकर मिलेगा? माइकासिस्ट चट्टान में। और माइकासिस्ट चट्टान में क्या पाए जा रहे हैं? इतने सारे तत्व पाए जा रहे हैं। ये माइकासिस्ट चट्टान क्या करेगी? इस H2O से क्या करेगी बच्चे? क्रिया करेगी। जब ये क्रिया करेगी H2O से, तो ये इतने सारे तत्व भी क्रिया करेंगे। जब H2O से क्रिया करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl, यानी कि यहां पर सोडियम क्लोराइड यहां पर बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है यहां पर? सोडियम क्लोराइड। यानी कि मेरे बच्चे यहां पर पानी का जल आया, पानी का जल अंदर गया, और अंदर जाते ही इन सारे तत्वों से, माइकासिस्ट चट्टान में स्थित सारे तत्वों से क्या करेगा? क्रिया करेगा। और जब ये जल इससे क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? NaCl। क्या बना देगा? NaCl, यानी कि अंदर क्या बन गया? NaCl बन गया, यानी कि नमक बन गया, एक खारा नमक, खारी चीज बन गई, नमक बन गया। अब ये जल क्या करेगा? ऊपर भी आएगा, और ये जब ऊपर आएगा तो NaCl इसके साथ आएगा। ये NaCl जो है, ये NaCl भी इसके साथ आएगा। ये NaCl भी क्या करेगा बच्चे? इसके साथ आएगा। और NaCl जब इसके साथ आएगा तो ये NaCl ऊपर आकर इस नदी के अंदर आकर मिल जाएगा, इस नदी के अंदर। ये NaCl ये NaCl इसके अंदर मिल जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चे? खारा हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भूगर्भ में माइकासिस्ट चट्टान के कारण ही यहाँ का जल खारा होता है। एक तो माइकासिस्ट चट्टान आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और दूसरा जो मिलेगा बच्चे वो कौन सा मिलेगा? तैतीस सागर। तो तैतीस सागर के अंदर भी क्या उसके वजह से भी खारापन इसके अंदर पाया जाता है। तो दो चीजें हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है, तो आप आंसर देना कि समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? माइकासिस्ट चट्टान। और माइकासिस्ट चट्टान किससे क्रिया करेगी? H2O से। और H2O से जब क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी बच्चे? ये क्या बनाएगी? जल, खारा जल बनाएगी। यानी कि NaCl बना लेगी, और NaCl से क्या होगा? इसका निर्माण होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले, हाँ तो लिखिए बच्चे, हाँ यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं जब तक मैं मार्कर में शाई डालता हूँ। ठीक हो? लिखो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल के भूगर्भ में इस मरुस्थल के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल के भूगर्भ में माइकासिस्ट चट्टान पाई जाती है। इस मरुस्थल के भूगर्भ में माइकासिस्ट चट्टान पाई जाती है, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ब्रोमियम, कैल्शियम व सोडियम रासायनिक तत्व होते हैं। रासायनिक तत्व होते हैं। रासायनिक तत्व होते हैं। रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है, रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है बच्चे, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई नदी या फिर झील का पानी आता है, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई नदी या फिर झील का पानी आता है, झील का पानी आता है, तो यहां पानी आता है, तो यहां इन तत्वों से क्रिया करके NaCl का निर्माण कर लेता है। इन तत्वों से क्रिया करके NaCl का निर्माण कर लेता है। NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है।
यहां तक लिख लिया। और ये भूमि की सतह पर आकर, और ये भूमि की सतह पर आकर जल में मिल जाता है, इससे पानी खारा हो जाता है, इससे पानी क्या हो जाता है, खारा। अर्थात मरुस्थल में जितनी भी नदियां व झीलें पाई जाती है उनका पानी खारा होता है। ठीक है, खारा होता है। लिख लिया? लिखो, एक नोट बनाकर लिखो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदियों, झीलों व झरनों का पानी खारा होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला लिखो, माइकासिस चट्टान जो ये वाली है, और दूसरी लिखो टैथिस सागर। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। चलिए बच्चे देखो, देखो राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिले, देखो बच्चे यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पूरा राजस्थान है, इस पूरे राजस्थान में यहां पर ये अरावली है, और ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। पूछा जाता है कि अरावली के पश्चिमी भाग में, ये पूरा का पूरा क्या है, पश्चिमी भाग, ये अरावली के पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले हैं? तो अरावली के पश्चिमी भाग में कुल 13 जिले हैं बच्चे। कितने जिले हैं? 13। लेकिन यहां पर पश्चिमी भाग में क्या आता है? मरुस्थल। क्या आ रहा है? मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि मरुस्थल में कुल कितने जिले हैं, तो मरुस्थल में कुल कितने जिले हैं? 12 जिले। मरुस्थल में कुल कितने जिले हैं बच्चे? 12 जिले। यानी कि मरुस्थल में कुल 12 जिले हैं। और मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अरावली के पश्चिम भाग में 13 जिले आते हैं। तो यहाँ पर एक जिला कौन सा काउंट नहीं करते अपन मरुस्थल में? तो सिरोही को काउंट नहीं कर सकते, सिरोही को अपन यहाँ पर काउंट नहीं करते। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चे? तो यहाँ पर सिरोही को अपन काउंट नहीं करते, और मरुस्थल को अपन क्या करते? काउंट इसके अंदर काउंट करते हैं। कोई दिक्कत है? चले, तो यही बात मैं आपको समझा रहा था। अब देखते हैं अपन, देखो यहां पर 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन तो पूछेगा भाई कुल कितने जिले आते हैं, तो आपको बताना है 12 जिले हैं भाई। कितने जिले? 12 जिले। तो अब आपको पूछेगा कि ये 12 जिलों के अंदर सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला पूछ सकता है आपसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, तो जिला कौन सा है बच्चे? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। कोई दिक्कत यहां तक? एक आपसे पूछ सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला झुंझुनू,
सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? झुंझुनू। और सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। तो ये पूछ लेते हैं बच्चे, पूछ लेते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला झुंझुनू और मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो आप इसको नोटेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, नोटेट कीजिए। चले देखो, मिटा रहा हूं इसको। देखो, अगर अपन बात करते हैं बच्चे यहां पर, तो देखो यहां पर कुछ चीजें ऐसी है, जैसे कुछ शब्दावली हैं, जैसे मावट है, तो मावट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मावट क्या है? ठीक है, तो मावट क्या है, पुरवैया क्या है? ठीक है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। तो मैं आपसे जैसे मावट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो मावट के बारे में बात करते हैं। तो मावट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मावट। तो मावट क्या है? भूमध्य, ठीक है, मावट क्या है ये पूछा जाता है। तो बच्चे एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, अपन बाद में भी उस चीज को देखेंगे, अभी भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है यहां पर इस प्रकार से सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और ये कहां पर है? अफ्रीका में। अब अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल के, ठीक है। इस सहारा मरुस्थल से चक्रवातों का जन्म होता है, यहां से चक्रवात बनेंगे, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर से क्या होगा? चक्रवात बनेंगे। सब चीजें बताऊंगा, चक्रवात क्या है, लो प्रेशर क्या है, सारी चीजें जैसे जैसे कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ये माना कि चक्रवात है, अभी तो इतना ही मानना है कि चक्रवात है। साइक्लोन है, अब इस साइक्लोन क्या करता है? इस साइक्लोन का निर्माण या फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? सारा डेजर्ट में। सारा डेजर्ट में इस साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका फॉर्मेशन जैसे होता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप कौन से उसमें? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलेगा, ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ चल रहा है। ये साइक्लोन कहां चल रहा है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहां पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और ये भूमध्य सागर जो है, इस भूमध्य सागर के अंदर पानी भरा हुआ है, आप सभी को पता है। इस साइक्लोन इस भूमध्य सागर के ऊपर चला जाता है। जैसे ये साइक्लोन भूमध्य सागर के ऊपर जाता है, तो अभी तो ये क्या है? बिल्कुल शुष्क है, शुष्क है। लेकिन जैसे ही भूमध्य सागर के ऊपर जाएगा, ये साइक्लोन तो यहां से जल को ग्रहण करेगा, नमी को ग्रहण करेगा, इसलिए इस साइक्लोन का नाम चेंज हो जाता है, और यहां पर इसको कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। क्या बन जाता है? शीतोष्ण चक्रवात। ये शीतोष्ण चक्रवात भूमध्य सागर से नमी, मतलब चक्रवात क्या करता है? भूमध्य सागर से नमी को ग्रहण करता है, और इसे क्या बन जाता है? शीतोष्ण चक्रवात। ये शीतोष्ण चक्रवात क्या करता है? फिर से आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये काला सागर और लाल सागर, अगर ये चक्रवात बड़ा है, यहां पर ये चक्रवात अगर बड़ा है, तो ये भूमध्य सागर से भी नमी को ग्रहण करेगा, काला सागर से भी करेगा, और लाल सागर से भी करेगा। तीनों सागरों से नमी को ग्रहण करेगा। और जब ये बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा ही शीतोष्ण चक्रवात बनेगा, और यहाँ से अगर छोटा है तो फिर छोटा ही बनेगा। फिर क्या करेगा? अगर छोटा शीतोष्ण चक्रवात बनता है तो ये बस भूमध्य सागर से नमी लेकर आगे निकल लेता है, ठीक है। यहां से अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और कौन बढ़ रहा है? ये शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात। ये शीतोष्ण चक्रवात आगे की तरफ बढ़ता है बच्चे। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अपना प्यारा सा भारत, ये अपना भारत है, ये शीतोष्ण चक्रवात जैसे ही भारत में प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे ही भारत में प्रवेश करेगा तो दो भागों में बंट जाएगा। जैसे एक तो चला जाएगा ये हिमालय के ऊपर, और एक चला जाएगा हिमालय के नीचे। देखो, जैसे ही भारत में प्रवेश करेगा तो इसे कहेंगे अपन पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहेंगे इसको? पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि शीतोष्ण चक्रवात से ही पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण हुआ। ये पश्चिमी विक्षोभ एक तो ऊपर चला गया, एक नीचे, यानी कि एक तो उत्तर में चला गया हिमालय के ऊपर, यानी कि जम्मू कश्मीर में उधर, और एक नीचे चला गया यानी कि दक्षिण में चला गया। जो उत्तर में गया उसे अपन कहेंगे उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ, और जो नीचे की तरफ आया उसे कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी
विक्षोभ। कोई दिक्कत है क्या? नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ। अब नीचे वाला जो है ये दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ जो है, इससे क्या होगी? राजस्थान में बारिश होगी। किससे होगी बारिश? दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से। कहां पर हो रही है? राजस्थान में हो रही है। और राजस्थान में जब शीतकालीन समय में, यानी कि शीतकालीन समय में, शीतकालीन ऋतु में जब यहां पर बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, तो इसे अपन मावट कहते हैं। और ये मावट क्या है बच्चे? रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए इसको सोने की बूंद संज्ञा दी गई। सोने की बूंद, गोल्डन ड्रॉप्स, सोने की बूंद, इसको क्या दी गई? संज्ञा दी गई रबी के फसल के लिए। देखो बच्चे, ये मावट क्या है? ये मावट एक तो होती है सर्वाधिक, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मावट कहां पर होती है और न्यूनतम मावट कहां पर होती है। तो सर्वाधिक मावट जो है ये राजस्थान में होती है और न्यूनतम मावट जो होती है वो कहां पर होती है? गुजरात में। ठीक है, तो देखो यहां से कितनी सारी चीजों के बारे में पता चल गया अपन को कि सहारा मरुस्थल से चक्रवात का जन्म हुआ और चक्रवात आगे बढ़ा तो भूमध्य सागर पर चला गया, और भूमध्य सागर पर जाता है तो ये चक्रवात क्या कर लेता है? नमी को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, शीतोष्ण चक्रवात बन जाता है। शीतोष्ण चक्रवात जब भारत में प्रवेश करता है तो ये क्या बन जाता है? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का रूप ले लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण चक्रवात को भारत में क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ, या फिर पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण किससे हुआ? तो शीतोष्ण चक्रवात से। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण चक्रवात का जन्म कहां पर होता है? तो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से शीतोष्ण चक्रवात बनता है, भारत में प्रवेश करता है तो पश्चिमी विक्षोभ बन जाता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ कहां चला जाएगा? श्रीलंका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चला जाएगा। और ये दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ क्या होगा? उत्तरी भारत के जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल जो मैदान है भारत का, उसके अंदर आएगा। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अपने काम की जो बात है, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में वर्षा होती है शीतकालीन समय में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब हो रहा है? शीतकालीन समय में। शीतकालीन समय में ये वर्षा होती है, उसको अपन मावट कहते हैं। मावट रबी की फसल के लिए उपयोगी है और इसको अपन रबी की फसल के लिए क्या संज्ञा देते हैं? सोने की बूंद संज्ञा देते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी इसको जानते हैं। देखो, मावट सर्वाधिक तो कहां पर होती है? राजस्थान में, और मावट न्यूनतम कहां पर होती है? गुजरात में। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चले अपन आगे। देखो, लिखो बच्चे, मावट लिखो। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन समय में वर्षा को मावट कहते हैं। शीतकालीन समय में वर्षा को मावट कहते हैं, मावट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो लिखो, मावट रबी की फसल के लिए उपयोगी है। 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 ठीक है, रबी की फसल के लिए उपयोगी है। इसको रबी की फसल के लिए सोने की बूंद, या फिर ब्रैकेट में लिख लो गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स। ठीक है, रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स या फिर सोने की बूंद, या फिर इसको सुनहरी बूंदे भी कह सकते हैं, सुनहरी बूंदे भी। तो तीनों नाम आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स और सोने की बूंद। संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। ये चीज आप लिख लो यहां पर। फिर लिखो बच्चे, फिर लिखो, मावट भारत में सर्वाधिक, मावट भारत में सर्वाधिक राजस्थान में होती है। मावट भारत में सर्वाधिक राजस्थान में होती है।
राजस्थान में होती है वह न्यूनतम गुजरात में होती है। वह न्यूनतम कहाँ होती है? गुजरात में होती है। न्यूनतम गुजरात में होती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चले, न्यूनतम गुजरात में होती है। तो मावट समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो मावट के बारे में मैंने आपको मावट ही भी बताया कि मावट क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि मावट का निर्माण कैसे होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि मावट सर्वाधिक कहाँ पे होती है। मैंने आपको ये बताया न्यूनतम कहाँ पे होती है, और मावट किसके लिए उपयोगी। सारी चीज़ अपन ने देख ली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे प्यारे बच्चा यहाँ तक आपको हो गया होगा, ठीक है। चले आगे, फिर लिखो पुरवैया। पुरवैया क्या है? अब देखो पुरवैया क्या है बच्चे, पुरवैया क्या है, ये डायग्राम आप उतार लीजिए। चले देखो, अब मैं बात करता हूं बच्चे नेक्स्ट चीज की, और नेक्स्ट चीज है पुरवैया। पुरवैया पुरवैया, ठीक है। देखो ठीक है। देखो बच्चे, ये अपना भारत है, और भारत में इस प्रकार से ये अपना भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से मानसून उठता है, और ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे मानसून आता है तो भारत के दक्षिणी भाग से, भारत की मुख्य भूमि का ये जो दक्षिण भाग है यहां से टकराता है इधर बंगाल की खाड़ी, और ये इधर अरब सागर। तो कुछ मानसून क्या करता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है, और कुछ मानसून अरब सागर की तरफ चला जाता है। जो मानसून बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा तो उसे अपन बंगाल की खाड़ी का मानसून कहेंगे, और जो मानसून अरब सागर की तरफ जाएगा उसे अरब सागर का मानसून कहेंगे, ठीक है बच्चे। यहां पर ये विंध्याचल पर्वतमाला है, यहां पर ये अरावली है, यहां पर ये हिमालय, ये मेजर अपनी पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये अरावली यहां पर, और ये अपना हिमालय, ये मान लो। अब क्या होता है, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है म्यांमार में, यहां पर अराया कोमा, ठीक है। यहां से ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून इस अराया कोमा पर्वत श्रृंखला से टकराता है, और इससे टकराकर ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग तो ये इधर यहां से चला जाएगा, और ये सीधा सीधा बंगाल की खाड़ी का मानसून है, और ये सीधा राजस्थान में यहाँ पर प्रवेश करेगा, और राजस्थान में प्रवेश करेगा तो राजस्थान में इस प्रकार से अरावली से टकराएगा, और फिर अरावली के पूर्वी भाग में क्या करेगा, बारिश करेगा जमकर। और एक है जो अपने पूर्वोत्तर भारत में चला जाता है, गारो खासी जयंती जहाँ पर मासिन राम जगह है वहाँ पर वो बारिश करता है। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये सारी की सारी प्रोसेस कब हो रही है, ग्रीष्म कालीन क्षेत्र में। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून ग्रीष्म काल ऋतु में जब राजस्थान में प्रवेश करता है, या फिर राजस्थान में ये मानसून आता है तो उसे पुरवैया कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरवैया कहते हैं। यानी कि राजस्थान में जब जब पुरवैया चलती है, पुरवैया यानी कि हवाएं चलती है, तब तब क्या होती है, बारिश होती है, क्योंकि ये 100% क्या लेके आता है, वर्षा लेके आती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा, अपने बड़े लोग कहते हैं कि भाई पुरवैया चल रही है, बारिश आएगी, परवाई चल रही है, उसको परवाई बोलते हैं, वो साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, परवाई। तो परवाई चल रही, बारिश आएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून बिल्कुल सक्रिय होकर राजस्थान में क्या करता है, वर्षा करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण और ये पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। और दक्षिण पश्चिम मानसून दो प्रकार का होता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर का मानसून। तो अरब सागर के मानसून की तो बात हो ही नहीं रही। बंगाल की खाड़ी का मानसून जब राजस्थान में
मानसून, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, जब बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती है तो उससे क्या कहेंगे अपन, पूर्वाया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वाया। तो एक बार लिख लीजिए, यहां पर लिख लो, लिखो दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा या फिर इसको सामयिक पवन भी कह सकते हैं, सामयिक पवन, मानसूनी हवा या फिर सामयिक पवन जब राजस्थान में आती है तो इसे पूर्वाइयां कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्वाइयां कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मानसून में बढ़िया डिटेल से समझाऊंगा मैं वहां पर। ठीक है, फिर लिखो लू। लू 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 क्या होती है? बहुत बार कहता है लू लग गई इसको, तो लू लग गई, लू उतारो, बहुत बार होता है ऐसा। तो लू क्या होता है बच्चे, देखो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के समय में जो गर्म हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये भी एक पवन का ही उदाहरण है, ये भी एक पवन का यानी कि हवा का एक उदाहरण है। ठीक है, लिखो, मांडो, टिपो। ग्रीष्म ऋतु में लू किसे कहते हैं, लू हेडिंग लगाओ। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। ठीक है, जो कि स्थानीय पवन का उदाहरण है, पवन का ही एक उदाहरण है। चलते हैं, अब देखो कुछ समवर्षा रेखाएं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हेडिंग लगाओ 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बात करेंगे 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखो बच्चे, यहां पर ये जैसलमेर है, ये जैसलमेर है मान लो। इस जैसलमेर के यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से, जो पाकिस्तान से लगते हैं, और पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं राजस्थान के, देखो जैसा SBBJ यानी कि श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। कोई दिक्कत है? यहां तक तो नहीं है ना दिक्कत? चले आगे। देखो सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान से लगने वाले SBBJ यानी कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो क्षेत्र है इसके सारे जो सीमा बना रही है वो कौन सी समवर्षा रेखा बना रही है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कोई दिक्कत है क्या यहां पर? नहीं है ना? तो मान लो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लिखो। या फिर ऐसे बोल सकते थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन बना रहा है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, लिखो राजस्थान राजस्थान या थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। कौन करती है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है।
10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। यहां राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करती है। यहां राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करती है, किस सीमा का निर्धारण भी करती है। वह रेड क्लिप रेखा के समानांतर चलती है। रेड क्लिप रेखा के समानांतर चलती है। रेड क्लिप रेखा के समानांतर चलती है। कोई दिक्कत? चलें, चलते हैं। चलते देखो और समझते हैं। देखो बच्चों, अब बात करेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करेंगे और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या कर रही है? ये पूरा का पूरा राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है। ये कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, यहां पर क्या है? अरावली। तो पहली चीज तो क्या याद रखनी है कि राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। यह संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटती है। फिर दूसरा, संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। और दूसरा क्या है? पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान का निर्धारण करती है। पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान का निर्धारण करती है। फिर अरावली के समानांतर गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और इसमें लिखो यह संपूर्ण राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। यह संपूर्ण राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। फिर लिखो यह पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, लिख लिया। फिर लिखो यह अरावली के समानांतर गुजरती है। 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 अरावली के समानांतर गुजरती है। लिख लिया? ठीक है, चलते आगे। चले बच्चे, मिटा रहा हूं। देखो पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करेंगे। अब हेडिंग लगाई 25 सेंटीमीटर और ये इस प्रकार से राजस्थान है। 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ये अरावली है, 60 सेंटीमीटर और ये इधर पूर्व 80 सेंटीमीटर और ये हाड़ौती में 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस।
देखो ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में बांटते हैं अपन। ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांटे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। इस क्षेत्र को बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। यानी कि ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में बांट रही है, पहला तो ये। दूसरी लाइन क्या पूछ सकता है आपको कि अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या फिर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो 25 सेंटीमीटर। तो लिखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, लिखिए यहाँ पर लिखो, यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में विभाजित करती है, मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में विभाजित करती है, लिख लिया, विभाजित करती है। फिर लिखो, यह समवर्षा रेखा अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करती है, की सीमा का निर्धारण करती है, की सीमा का निर्धारण करती है। कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर से पढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चे पढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ठीक है। मोटिवेट होते रहिए, सक्सेस लोगों को सुनते रहिए, ठीक है बच्चे। और तो आज के लिए इतना ही, और कल अपन इससे कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास मरुस्थलीय प्रदेश की, एक क्लास और बाकी है, फिर मरुस्थलीय प्रदेश खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन अरावली पढ़ेंगे। अरावली से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर डेजर्ट इसकी बात करें, भौतिक प्रदेश की, फिजिकल डिवीजन की, तो मरुस्थलीय क्षेत्र और अरावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जो दो है वो छोटे छोटे हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, बाकी इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो धैर्य बना के रखें, सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।